के लार्वा के बारे में बात नहीं की जाती। मैं कह दूंगा मनुष्य में कितने दांत है तो कह देगा 32 दांत है। मैं कह दूंगा भ्रूण में तो दांत ही नहीं था। तो कहने का मतलब जब मनुष्य की बात की तो वो व्यस्क का डेटा लिया जाता है, कभी भी अपने मनमर्जी से डेटा नहीं बनाया जाता है। यस, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कहानी सुनाते हैं, बड़े ध्यान से देखना भैया। ये लो, हमने अध्ययन करने के लिए आप लोगों के लिए मेंढक पकड़ा, बड़े ध्यान से बड़ी शिद्दत से देखना। मेंढक पकड़ा, हमने क्या बताया था कि जब भी आप एक मेंढक को देखोगे तो मेंढक में यहां पर आपको ये जो गुलाबी रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पास दिखाई दे रहे हैं नासा छिद्र, ये मेरे पास दिखाई दे रहे हैं बाह्य नासा छिद्र, ये मेरे को दिखाई दे रहे हैं बाह्य नासा छिद्र। ये लो, ये अपने पास बाह्य नासा छिद्र दिखाई दे रहे हैं, जो कितने हैं मेरे पास बेटा, एक जोड़ी है। वो ध्यान से देखना। चले, हमने कहा था कि मेंढक जो है, मेंढक में आंखें होती है और वो भी एक जोड़ी होती है। तो बड़े ध्यान से देखना, ये जो लाल रंग की मैंने यहां पे बनाई, ये आंख है। एक आंख तो इधर दिखाई दे रही है, ये वाली जो दिखाई दे रही है ये मेंढक की आंख है। एक आंख तो इधर दिखाई दे रही है और एक आंख दूसरी साइड है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो मेंढक में आंखें कितनी है? दो। तो हमने बोला ये मेरे पास है, ये है मेंढक की आईज। ये मेंढक की क्या है? आईज के बारे में बात कर रहे हैं, आंखों के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि मेंढक की आंखें गोलाकार होती है और ये गोलाकार आंखें कहां स्थित होती है? ये एक जोड़ी गोलाकार आंखें है, ये करोटी स्कल में नेत्र कोटर में स्थित होती है। स्कल पर कहां स्थित होती है? नेत्र कोटर में स्थित होती है। तो जब भी बोले आंखों के बारे में बताओ तो हमने बोला कि मेंढक के मस्त मस्त दो नैन के बारे में जब भी बात करोगे तो ये नैन जो होते हैं ये वन पेयर गोलाकार, गोलाकार तथा सरल नेत्र, तथा सरल नेत्र, सरल नेत्र। आपको बता दूं कंपाउंड आईज, जटिल नेत्र, संयुक्त नेत्र, जो आपने कीटों में देखे थे ना, संयुक्त नेत्र जिसमें बहुत सारी ओमेटिडिया पाई जाती थी, वो संयुक्त नेत्र थे। सरल नेत्र में केवल और केवल एक लेंस होता है। जैसे हमारी आंखें भी कैसे नेत्र है? सरल नेत्र, जिनमें केवल और केवल एक लेंस पाया जाता है। तो मेंढक के नेत्र भी कैसे है? सरल नेत्र। जैसे हमारी आंखें इस करोटी, इस स्कल की इस गुहा में, जिसको अपन बोलते हैं नेत्र कोट में स्थित है। तो हमने बोला कहां? तो हमने बोला ये करोटी, करोटी जिसको बोलते हैं स्कल, करोटी जिसको बोलते हैं स्कल के नेत्र कोटर में, नेत्र कोटर में स्थित होती है, नेत्र कोटर में स्थित होती है। बोला गुरुजी ठीक है, नेत्र कोटर में स्थित है। सर इसके जो मस्त मस्त नैन है उनकी क्या खास बात है? बेटा अगर मेंढक की आंखों के बारे में बात करके चले तो मैं मेंढक की सबसे पहले पलकों के बारे में बात करता हूं। हाँ जी, ये मेंढक की क्या है? पलके। ये मेंढक की बात कर रहे हैं अपन पलके कि इसकी जो पलके हैं उनके बारे में बात करते हैं। बच्चे अगर हमारी आंखों में देखते हो तो हमारी आंखों में ये ऊपर वाली पलक जो है ये तो गतिशील है और नीचे वाली पलक जो है ये है अगतिशील। लेकिन मेंढक की कहानी अलग है। मेंढक में ऊपरी पलक जो है, बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला मेंढक में ऊपरी पलक जो है, ऊपरी पलक जो है वो मेरे पास होती है अगतिशील। ऊपरी पलक कैसी है? ऊपरी पलक जो है वो होती है मेरे बच्चे अगतिशील, अगतिशील। बोला नीचे वाली पलक, जैसे हमारी नीचे वाली पलक अगतिशील है, मेंढक की निचली पलक जो है, निचली पलक जो है, निचली पलक जो है, ये निचली पलक जो है ये होती है मेंढक की गतिशील। मेंढक की निचली पलक जो है वो होती है गतिशील। अब इन ऊपरी और निचली पलकों के अलावा देखोगे तो मेंढक में एक तीसरी पलक और पाई जाती है जिसे बोलते हैं निमेषक पटल। तो हमने बोला यहां पर मेंढक में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? निमेषक पटल। बेटा ये निमेषक पटल है, ये मेरे पास थर्ड पलक है। ये मेंढक में कौन सी पलक है बेटा? तीसरी पलक है। ये निमेषक पटल जो है ये पारदर्शी होती है। जैसे हमारी तो पलक बंद कर ली तो बाहर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये कैसी पारदर्शी, मतलब जैसे धूल वगैरह होती है तो उससे बचने के लिए हम चश्मा लगा लेते हैं। तो ये मानो कि ये तीसरी पलक भगवान ने मेंढक को प्राकृतिक रूप से चश्मा लगा के दिया है। बोला गुरुजी चश्मा कब काम आएगा? जैसे हम जब पानी में स्विमिंग करते हैं तो आंखों को बचाने के लिए आंखों पे क्या लगा लेते हैं? चश्मा। तो इसी तरह जब मेंढक पानी के अंदर होता है तो पानी से उसकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये निमेषक पटल है, ये जल में आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये तीसरी पलक जो थी ये क्या काम करती है? हमने बोला जल में आईज को सुरक्षा प्रदान करती है। ये लीजिए, ये जल के अंदर आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? निमेषक पटल। ये जो बातें करी ये हमने कर ली इस मेंढक के मस्त मस्त दो नैन जो दिल का चुरा लेते हैं चैन, उनके बारे में। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला यहां पर आपको देखिए आंखों के बगल में ही आपको ये वाली संरचना दिखाई दे रही होगी, ये वाली संरचना दिखाई दे रही होगी। ये वाली जो संरचना है ये मेंढक का कान है। क्या है? मेंढक का कान। तो हमने बोला ये जो दिखाई दे रहा है ये मेंढक का क्या है? ईयर। मेंढक का क्या है? ईयर। एक कान तो इधर है और एक कान दूसरी तरफ है। तो मेंढक में कान कितने थे? दो। कितने थे? दो। तो जब भी कोई ईयर के बारे में पूछे कि मेंढक में ईयर कितने हैं तो आपको बताना है मेंढक में वन पेयर है, एक जोड़ी है। अब पूछेगा सर ये जो मेंढक का कान है ये कान है क्या? बेटा एग्जैक्टली में जैसे हमारे कान में यह छिद्र है जिसको बोलते हैं बाह्य कर्ण छिद्र, मेंढक में बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाया जाता। मेंढक का जो कर्णपटल है, कान का पर्दा है, टिम्पेनम है, वो ही कान को दर्शाता है। टिम्पेनम ही कान को दर्शाता है। तो मैंने बोला कि यहां पर बाह्य कर्ण छिद्र, बाह्य कर्ण छिद्र वो क्या होता है मेरे बेटा? अनुपस्थित। यहां पर क्या हुआ? हमने बोला कर्णपटल है, कर्णपटल है जिसको बोलते हैं टिम्पेनम, कर्ण को दर्शाता है। ये टिम्पेनम कर्णपटल है, यही किसको रिप्रेजेंट करता है? कान को। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये इसके कान का पर्दा है और ये कान का पर्दा ही किसको निरूपित करता है? किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कान को। अब यहां से देखो क्या बाहर से हमारे कान का पर्दा दिखाई दे रहा है? जल्दी बोलो, क्या हमारे कान का पर्दा बाहर से दिखाई देता है? जल्दी बोल के बताओ मेरे को, जल्दी बोल के बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोल के बताओ, जल्दी बोल के बताओ। नहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन ये मेंढक का पर्दा जो था ये तो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो इस वाले नेत्र के पास ये कर्णपटल है, दूसरे वाले नेत्र के पास दूसरा कर्णपटल है। कर्णपटल है टिम्पेनम या ईयर ड्रम। तो इसका मतलब ईयर ड्रम जो था वो दोनों नेत्रों के पास स्थित होता है तथा बाहर से दिखाई भी देता है, तथा बाहर से दिखाई भी देता है। यस। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि ईयर ड्रम कर्णपटल है, ईयर ड्रम कर्णपटल है, दोनों नेत्रों के समीप स्थित होता है, स्थित होते हैं तथा बाहर से
दिखाई देते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बेटा हम मेंढक के ईयर ड्रम के बारे में बात कर रहे हैं, कर्णपट्टे के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया ये बात तो हमने कर ली उसके आंखों के, कान के बारे में और नाक के बारे में, पहले बता चुका था। अब हम बात करते हैं इसका धड़ वाला भाग जो था, सिर के बाद इसके धड़ वाले भाग पे दिखाई दे रही है हमें टांगे। अब बहुत ध्यान से देखना, मेंढक में ये जो टांगे हैं इनको बोलते हैं अग्रपाद। ये मेरे पास है अग्रपाद, जिनको बोलते हैं फोरलिम्ब। ये मेरे पास है अग्रपाद। ये मेंढक के कौन से हैं? हमने बोला ये मेंढक के अग्रपाद। अग्रपाद की संख्या होती है 2। कितनी संख्या होती है? हमने बोला मेंढक के अग्रपाद को देखोगे तो अग्रपाद जो है वो अपने पास है 1 पेयर। कितने हैं? अग्रपाद जो है वो 1 पेयर है। अब यहाँ पे देखो ये अग्रपाद है और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये मेंढक के पश्चपाद है। ये अपने पास मेंढक के पश्चपाद है, जिनको अपन बोल के चलते हैं मेरे बच्चे हाइंड लिम्ब। तो जैसे अग्रपाद की संख्या 2 है, एक जोड़ी है, ऐसे ही पश्चपाद जो है उन पश्चपाद की संख्या भी कितनी है? 2 है। मतलब ये भी मेरे पास है 1 पेयर। अब दोनों टांगों को देखो, अग्रपाद छोटे दिखाई दे रहे हैं और पश्चपाद लंबे दिखाई दे रहे हैं और इनकी तुलना में मोटे भी है। तो मैंने कहा ये पश्चपाद जो है ये कैसे होते हैं? ये लंबे तथा पेशीय होते हैं। तो पश्चपाद कैसे होते हैं? लंबे तथा पेशीय। ये पश्चपाद जो है ये है लंबे तथा पेशीय। ये कैसे है? लंबे तथा पेशीय। जबकि ये अग्रपाद जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये छोटे होते हैं और मसल्स भी इनमें बहुत कम होती है, इसलिए हमने लिखा ये कैसे है? ये अपने पास है छोटे। ये कैसे अपने पास? छोटे। अगली बात बच्चे, ये अग्रपाद जो थे, अगर इन अग्रपाद पे फोकस करोगे तो इन अग्रपाद में केवल और केवल 4 अंगुलियां पाई जाती है। अग्रपाद में कितनी अंगुलियां पाई जाती है? 4 अंगुलियां पाई जाती है। तो यहां पे हमने बोला कि यहां पर 4 अंगुलियां उपस्थित। तो ये वो बात है जिनमें कितनी अंगुलियां पाई जाती है? 4 अंगुलियां पाई जाती है, लेकिन नाखून अनुपस्थित। 4 अंगुलियां हैं लेकिन यहां पर नाखून जो है वो नाखून क्या है? वो नाखून अनुपस्थित है। किसी भी अंगुली पर नाखून नहीं पाए जाते। अगर हम पश्चपाद के बारे में बात करके चले तो इस पश्चपाद में 4 नहीं, यहां पर होती है 5 अंगुलियां। हमने बोला कि यहां पर 5 अंगुलियां जो है वो होती है उपस्थित। यहां पर कितनी अंगुलियां पाई जाती है? 5 अंगुलियां पाई जाती है। लेकिन खास बात ये, जैसे यहां पर अंगुलियों पर नाखून नहीं पाए जाते, वैसे यहां पर भी नाखून जो होते हैं वो नाखून होते हैं वो होते हैं अनुपस्थित। अब बहुत प्यारे कंसेप्ट की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देखना। वो थे सर मेंढक में अगर अग्रपाद में 4 अंगुलियां पाई जाती है तो वो 4 अंगुलियां कौन कौन सी है? एक बार बना के बताओ ना। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। मैं चारों की चारों अंगुलियों को बनाने की कोशिश करता हूं, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से देखना। ये लीजिए, हमने इन 4 अंगुलियों को बनाने की कोशिश करी है। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। 1 अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली, 4 अंगुली। मैं इन पे सब पे नंबरिंग भी डाल देता हूं ताकि चीजें अच्छे से रहे, क्लियर रहे। यस, हमें बोला अंगुली नंबर 1, अंगुली नंबर 2, अंगुली नंबर 3 और अंगुली नंबर 4। तो यहां पे टोटल 4 अंगुलियां हैं और अंगुली पे नाखून नहीं है। हमने क्या देखा कि ये अग्रपाद की पहली वाली अंगुली, देखो ये अग्रपाद की कौन सी अंगुली? पहली अंगुली। इस पहली अंगुली पे यहां पर हमने देखा एक छोटा सा पैड दिखाई दे रहा है। ये अग्रपाद की पहली अंगुली है। पहली अंगुली पे ये जो दिखाई दे रहा है ये पैड दिखाई दे रहा है, जिसको अपन बोलते हैं कोपुलेटरी पैड। और ये कोपुलेटरी पैड केवल और केवल मेल में पाया जाता है। केवल और केवल क्या पाया जाता है? मेल में। तो हमने क्या देखा कि मेल में ये जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं कोपुलेटरी। इसको बोल रहे हैं कोपुलेटरी पैड, दैट इज मैथुनांग। मैथुनांग, ये कोपुलेटरी पैड मैथुनांग जो था ये कहां पर पाया गया? मैंने बोला कि नर मेंढक में अग्रपाद की प्रथम अंगुली पर पाया जाता है। तो ये लाइन में लिख देता हूं, ये लाइन में लिख देता हूं कि नर मेंढक में अग्रपाद की फर्स्ट अंगुली पर कोपुलेटरी पैड पाया जाता है। चलिए भैया, अब पूछेगा ये कोपुलेटरी पैड जो था ये क्या काम करता है? बेटा ये कोपुलेटरी पैड जो था ये मैथुन में सहायता करता है। नर में मादा जब संभोग करते हैं तो संभोग में सहायता करता है। लेकिन पाया किस में जाता है? केवल और केवल नर में। तो हमने बोला ये मैथुन में सहायक होता है। ये वो पैड था जो किसमें सहायक है? जो कि मैथुन में सहायक होता है। ये कहानी किसकी थी? ये अपने पास कोपुलेटरी पैड की थी, जो केवल और केवल किसमें पाया जाता है? नर मेंढक में। मादा मेंढक में कोई कोपुलेटरी पैड नहीं पाया जाता, कोई कोपुलेटरी पैड नहीं पाया जाता। किसमें? मादा मेंढक में। यस, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं इसके पश्चपाद के बारे में। तो कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना भाई, कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना, जबरदस्त रखना, जिंदाबाद रखना। यस, बच्चे कह रहे सर चैट बंद कर दीजिए, चैट बंद कर दीजिए। बेटा चैट बंद करना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि एक टीचर का स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने का, आप लोगों से इंटरेक्शन करने का एकमात्र जरिया चैट, जिसमें किसी ने कोई डाउट पूछा, कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मैं देख सकता हूं। अगर मैं चैट ही बंद कर दूंगा तो फिर बेटर वही था कि रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेते, एक ही तो बात आएगी, है ना, इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि अगर कोई बालक गंदगी मचा रहा है तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे उसको अवॉइड करें। जब तक आप अवॉइड नहीं करेंगे, आप हर चैट को क्यों पढ़ रहे हैं? मैं एक भी फालतू की चैट नहीं पढ़ता। मैं जब पढ़ता हूं, अगर मेरे सामने कोई काम का सवाल आएगा तो मैं उसको पढ़ता हूं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये गंदगी मचाने वाले बच्चे, इनको कटोरी लेके भीख मांगनी, भाई इनका पढ़ने लिखने का कोई विजन नहीं है। पहली बात। दूसरी बड़ी बात, ये गंदगी मचाएंगे भाई तभी तो हमारे मैनेजर साहब इनको परमानेंट ब्लॉक करते रहेंगे, फिर ना तो ये कभी चैट कर पाएंगे, ना कोई डाउट पूछ पाएंगे, इनके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, है ना। तो आप अपने अंदर सुधार कीजिए भाई। आप चैट पढ़ क्यों रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि आप उस गंदगी को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो। आप अगर मेरे लेक्चर पे, मेरे पे फोकस करोगे, आप अपनी साइड से चैट को मिनिमाइज कर दो ना, चैट में क्या देखना है, तो दिक्कत खत्म हो जाएगी ना। लेकिन आप लोगों को भी उसमें मजा आ रहा है और फिर वो कहते हैं सोच में खा के बिल्ली हद को चली। आपने उस चैट को एंजॉय किया, फिर लंबी लंबी फ्लोस गुजार दी। प्लीज बंद करो। अरे आपके पास भी तो ऑप्शन है, चैट को मिनिमाइज कर लो, फुल स्क्रीन करके लेक्चर देखो। चैट क्यों पढ़नी है आपको? जब मैं आपको कहूं कि आप जवाब दो तो आप अपना जवाब सबमिट करो। आपको क्यों देखनी है चैट, है ना। मुझे तो ये इसलिए है कि मैं इंटरेक्शन करूं, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर में कोई मतलब नहीं बचेगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरी, मैं मैनेजर बैच मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं अभी कि ये जो बच्चे गंदगी मचा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने गलत बैच में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मैं ऐसे असामाजिक तत्वों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा, है ना। और ना ही मैं ये चाहूंगा कि कुछ फालतू के लोगों की वजह से जो इतने सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सपने टूटे, उनकी पढ़ाई खराब हो, तो उनको परमानेंटली ब्लॉक कर लीजिए, परमानेंटली ब्लॉक, है ना। और ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि वो कभी क्लास भी ना देख पाए, तो उससे और बढ़िया कार्यक्रम होगा, है ना। क्योंकि थोड़े हम कठोर बनेंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि अगर वो पढ़ाई लिखाई करने वाले होते तो इस तरह की गंदगी नहीं मचा रहे होते। लेकिन भाई मैं उनके ऊपर सख्त एक्शन इसलिए भी नहीं ले सकता क्योंकि मुझे उन माता पिता पे तरस आ रहा है जिनकी खून पसीने की कमाई जो थी उनसे इन्होंने बैच खरीदा है, उन्होंने
इन्होंने इनको ये सोच लिया कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बनेगा। ये उन माता पिता ने इन पे भरोसा कर लिया। और आप ये देखिए, ये घर में बैठ के क्लास ले रहे हैं, ये घर में बैठ के क्लास ले रहे हैं, और तब ये अपने माता पिता के लिए वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है, उनके साथ मक्कारी कर रहे हैं। तो आप एक बार सोचिए, अगर उन माता पिता ने इन बच्चों को घर से पढ़ने के लिए 100-200 किलोमीटर दूर भेज दिया, तो ये उनके विश्वास की क्या धज्जियां मचाने उड़ाएंगे, उनके विश्वास को कितना तोड़ देंगे। क्या वो माता पिता बेचारे क्या करेंगे, उनके पास क्या क्या शब्द है, आप सोच के देखिए। और मैं मानता हूं कि जो इंसान अपने माता पिता का सगा नहीं हो सकता ना, वो जिंदगी में कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। यस, तो जो लोग चैटिंग कर रहे हैं या जो उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, मान लो कि तुम्हारा भी भविष्य अंधकार में है, क्योंकि जो पेरेंट्स का लॉयल नहीं, जो लड़का या लड़की फालतू की बात कर रहा है, अपने पेरेंट्स के लिए वफादार नहीं, घर में बैठ के और वो इस लेवल की गिरी हुई बातें कर रहा है, फालतू की चीजें कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, अपने माता पिता की खून पसीने की कमाई की लंका अगर उनकी आंखों के सामने घर में बैठ के कर रहा है, तो घर से बाहर निकलने पर ये भाई साहब उनको कहीं कभी नहीं छोड़ने वाले। क्यों? क्योंकि अच्छी मानसिकता हर जगह है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गंदगी में खुद गिर जाओ या गंदगी से दूरी मान लो, है ना। तो किसी सभ्य आदमी ने मेरे को एक बात कही थी कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे लगेंगे, तो बशर्ते दूरी है, किस गंदगी से आपको दूर रखो। क्योंकि ये बात फिक्स है कि कमल कीचड़ में ही खिलेगा, लेकिन कमल अगर ये चाहे कि मैं पूरे के पूरे कीचड़ को अपनी तरह महका दूं, तो भाई साहब कमल खुद कीचड़ बन जाएगा। तो तुम्हें कीचड़ में कमल जैसे अपनी पहचान बनानी है कि आसपास गंदगी बहुत है, हर एक आदमी चाहता है कि आप गंदगी में इन्वॉल्व हो, लेकिन आपको ये काम नहीं करना मेरे दोस्त, है ना। समाज में हर तरह के लोग जरूरी है। आप क्या सोच रहे हो फालतू की बात करने वाले को उद्देश्य डॉक्टर बनना है? नहीं भैया, तुम्हें पेशेंट चाहिए, यही तो नालायक है जो पेशेंट बन के आएंगे, यही तो है जो तुम्हारे हॉस्पिटल में झाड़ू पोंछा लगाएंगे, यही तो है जो कचरा लेके जाएंगे। और कहां से आएंगे लोग? वो यही है, इन्हीं भीड़ का हिस्सा है। यस, लंबे लंबे सपने देखने से आदमी बड़ा नहीं बनता, उन सपनों को पूरा करने के लिए बेटा बिल्कुल जी जान लगानी पड़ती है, कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके बातें समझ में आती है। तो आप फालतू का लोड ना ले, अपनी साइड से चैटिंग में इन्वॉल्व हो मत, क्योंकि ऐसे इडियट लोगों को अगर आप थोड़ा सा भाव दोगे तो उनको वैल्यू पता चलेगी, उनकी दो कौड़ी की औकात है, उनको क्यों इतनी वैल्यूएबल बनाना अपने को। आप शांति से पढ़ाई कीजिए। और हाँ, दूसरी बात, जो अपने पास फालतू की बातें करने वाले लोग हैं, इन लोगों को तो मेरा दंडवत प्रणाम, क्योंकि यही वो लोग जो अगले साल फिर हमारा बैच खरीदेंगे, क्योंकि इन्होंने इस साल भी पढ़ाई नहीं करी, या अगला बैच लेंगे उसमें भी पढ़ाई नहीं करेंगे। ये पंचवर्षीय योजना बना के आए हैं, इन्हीं की वजह से तो प्रभु हमारा घर चलेगा। आप तो सिलेक्शन लेके निकल जाओगे, यही तो है जो सबका घर चलाएंगे, है ना। तो थैंक यू, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। आ जाओ टॉपिक पे, जल्दी से आ जाओ, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। अगर उनमें रत्ती भर की भी शर्म होगी तो सुधार कर लेंगे, अब बेशर्मों के साथ बेशर्म बनने का अपना कोई इरादा नहीं। आप मेरे दोस्त आ जाओ टॉपिक पे, करते शुरू। दोबारा एक बार बता दो, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। जो जबरदस्त होना चाहिए। अरे यार, मत पूछ मेरे सब्र की हद कहां तक है, मत पूछ मेरे सब्र की हद कहां तक है। तू सितम कर, तेरा सब्र जहां तक है, तुझसे रहम की उम्मीद तो गैरों को होगी, मुझे तो ये देखना है तू बेरहम कहां तक है, तू बेरहम कहां तक है। अब तो आ जाओ यार, बड़ी बाउंडर सी शायरी सुना दी। अब हम बात कर लेते हैं इस मेंढक के पक्षपात के बारे में, पिछली टांगों के बारे में। और पिछली टांगों में अंगुलियां कितनी है रे बालक? 5। कितनी है मेरे बच्चे? 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, मैं इनकी पिछली टांगों की अंगुलियों के बारे में बात कर रहा हूं। अंगुली नंबर 2, अंगुली नंबर 3, अंगुली नंबर 1, अंगुली नंबर 2, अंगुली नंबर 3, अंगुली नंबर 4 और अंगुली नंबर 5। इस तरह से मिला के टोटल कितनी अंगुलियां हैं? हमने बोला टोटल 5 अंगुलियां हैं। टोटल कितनी अंगुलियां हैं? टोटल 5 अंगुलियां हैं। चलो काउंटिंग ले देता हूं एक बार, जिनको गिनती नहीं आती। 1 2 3 4 और 5। अब हमने एक चीज देखी क्या, कि मेंढक की जब पिछली अंगुलियों को देखा तो इन पिछली अंगुलियों के बीच में यहां पे हमें एक जाल दिखाई दिया। ये लो, जब इसकी पिछली अंगुलियों को देखा तो पिछली अंगुलियों में यहां पर ये हमें जाल दिखाई दे रहा है, ये हमें जाल दिखाई दे रहा है बेटा। एग्जैक्टली ये पीले रंग वाला है, ये पीले रंग वाला है। ये मेरे पास क्या है? हमने बोला ये पीले रंग वाला मेरे पास है जाल, जिसको हम बोलते हैं वेब। ये मेरे पास है जाल, इसको हम बोलते हैं वेब। ये जाल और वेब क्या काम करता है बेटा? ये जाल और वेब जो पिछली टांगों में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगली टांगों में नहीं था। ये तैरने में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है रे घोचू? हमने बोला तैरने में सहायता करता है, तैरने में सहायता करता है। ये तैरने में सहायता करता है। इतनी सी चीज नोट कर लो तो हमने मेंढक के बारे में बता दिया कि मेंढक का शरीर बाहर से कैसा दिखता है, क्या है। ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। यस मेरे दोस्त, यस मेरे दोस्त। इतनी सी बात को नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। यस यस, अब मैं जल्दी से मैंने बता दिया। सिर पे ये है आंखें, एक जोड़ी होती है, गोलाकार होती है, सरल नेत्र होता है। कहां होता है? इस करोटी में। ये जो गड्ढा है इसको बोलते हैं नेत्र कोटर, इसमें स्थित होती है। पलके में ऊपरी पलक अगतिशील होती है, नीचे वाली गति करती है। इसके अलावा तीसरी पलक और पाई जाती है जिसे बोलते हैं निमेषक पटल, जो कि जल में आइज को सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें हमारी तरह बाह्य कर्ण छिद्र अनुपस्थित होता है, तो इनमें जो कर्णपट है जिसको बोलते हैं टिम्पैनम, वही कान को दर्शाता है। और इनके कान जो है ये दोनों आंखों के समीप, इधर वाली आंख के समीप ये रहा, उधर वाली आंख के समीप पूरा, और ये बाहर से ही दिखाई दे रहे हैं। अग्रपाद छोटा होता है और उसमें 4 अंगुलियां होती है। नर जो था उसके अग्रपाद की पहली अंगुली पर कोपुलेटरी पैड मैथुनांग पाया जाता है, जो मैथुन में सहायता करता है। पश्चपाद जो होता है वो लंबा होता है, पेशी होता है, उसमें अंगुलियों की संख्या होती है 5, और अंगुलियों के बीच में क्या पाया जाता है? जाल, जो कि तैरने में सहायक होता है, तैरने में सहायक होता है। तो अगर मेंढक के बारे में इतनी सी चीजें एकदम क्लियर है, दिमाग में छप गई, दिल में उतर गई और मस्त मस्त दोनों नैनों में चमक गई, तो कह दो ना अपनी रसगुल्ली से कि सुनो मेरी रसगुल्ली, इसका ही सराहने वाले हैं, तू फूल ना बिछाना राहों में, हम दिल बिछाने वाले हैं। और एक बार दिल की झड़ी लगा दो, और एक बार दिल की झड़ी लगा दो, फिर मैं एनसीईआरटी माता के बारे में बात करता हूं। यस, फिर मैं एनसीईआरटी माता के बारे में बात करता हूं। जल्दी से झड़ी लगा दो। यस, जल्दी से झड़ी लगा दो। यस, जल्दी से झड़ी लगा दो। यस, क्या बात, क्या बात, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो। यस, आ जाओ तो भाई हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं और एनसीईआरटी माता की ये खूबसूरत सी लाइन पढ़ के सुनाते हैं। एनसीईआरटी कह रही है मेंढक का शरीर जो था, जो सिर और धड़ में विभाजित होता है, मतलब गर्दन और पूंछ दोनों ही क्या होती है यहाँ पे? वो अनुपस्थित होती है, उसका होता है अभाव। अब कह रहा है मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार पाए जाते हैं, बाह्य नासा छिद्र पाए जाते हैं, जैसे हमारे में। आंख बाहर की ओर निकली होती है, आंख जो थी वो बाहर की तरफ निकली होती है, ऐसे उभी हुई होती है जैसे निकल के गिरने वाली हो। यस, उभी हुई होती है। तो चाहे तो इस चीज पर मेंशन भी कर सकते हैं कि आंख जो है ये बाहर की तरफ निकली हुई होती है।
बाहर की तरफ निकली होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे निकल के गिरने वाली है, ऐसे बिल्कुल फटके। नेक्स्ट, एनसीईआरटी माता की अगली लाइन देखना। ये कह रहा है निमेषक पटल से ढकी होती है। बेटा निमेषक पटल वही थी तीसरी आईलिड जो जल के अंदर आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है, जो जल के अंदर आंखों को बचाने का काम करती है। नेक्स्ट, आंखों के दोनों ओर पाया जाता है टिम्पैनम, जिसको बोलते हैं कर्णपट है, कान का पर्दा। क्या बोलते हैं? टिम्पैनम, जिसको बोलते हैं कर्णपट है, कान का पर्दा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने बताया था कि ये कर्णपट है जो है, ये कान का पर्दा आंखों के दोनों तरफ पाए जाते हैं। अब एक सवाल तुमसे पूछ लूं, अगर कोई कहे मनुष्य में कान है, हाँ है, हमारे अंदर जो कान है उस कान का कार्य बता दो भैया। अगर कोई पूछे कान का कार्य, अगर कोई पूछे कि कान जो है उस कान का कार्य बता दो, तो जल्दी बताओ कान का क्या काम है? कान का क्या काम है, जल्दी से बताओ। बेटा कान के दो महत्वपूर्ण काम है, एक काम तो है सुनना और दूसरा काम है शरीर का संतुलन बनाना। लेकिन अगर इन दोनों में भी पूछे कि प्राथमिक काम क्या है, तो हमारे कान का प्राथमिक काम है शरीर का संतुलन बनाना और सेकेंडरी काम है सुनना। जो जंतुओं में सबसे पहले कान की उत्पत्ति हुई थी वो शरीर का संतुलन बनाने के लिए हुई थी। हाँ, तो याद रखना, जब भी कोई पूछ ले कि मेंढक में कान क्या काम करते हैं, तो दोनों ही काम करते हैं, सुनने का काम भी करते हैं और शरीर का संतुलन बनाने का काम भी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर का संतुलन बनाना और सुनना, ये दोनों ही काम कान के हैं। यस। नेक्स्ट, ये कह रहा है अग्रपाद और पश्चपाद, ये चलने फिरने गड्ढा बनाने मतलब बिल खोदने में सहायता करते हैं। अग्रपाद में कितनी उंगलियां? 4 उंगलियां होती है और पश्चपाद में कितनी उंगलियां? 5 उंगलियां होती है। पश्चपाद जो होते हैं वो लंबे और मांसल होते हैं। मांसल का मतलब उनमें मांस होता है, उनमें पेशियां होती है, इसलिए कई जगह पर मेंढक की टांग जो होती है उनको खाया भी जाता है क्योंकि उनमें खूब सारा मांस होता है। पश्चपाद झिल्ली युक्त होते हैं। पश्चपाद में क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है, झिल्ली पाई जाती है। और ये झिल्ली क्या होती है? ये अंगुलियों के बीच होती है जो कि तैरने में सहायता करती है। ये वही झिल्ली थी। नेक्स्ट, अगली बात, यहां तक की बात अपने कवर कर ली। उसके बाद ये पॉइंट देखना, ये जो ब्लू कलर से छोड़ रहा हूं, किसमें लैंगिक द्विरूपता, मेंढक में लैंगिक द्विरूपता देखी गई है। नर मेंढक में देखोगे तो आवाज उत्पन्न करने वाले वॉक्सेट, मैं इनके बारे में अभी बात करूंगा, 1 मिनट में बताऊंगा। जबकि अग्रपाद की, इसके साथ साथ अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग पाए जाते हैं, इन मैथुनांग पाए जाते हैं। और मादा में ये मैथुनांग जो होते हैं, ये दोनों चीजें क्या होती है? अनुपस्थित। मादा में ये दोनों ही चीजें जो होती है, ये क्या होती है? एकदम अनुपस्थित होती है। तो पूछेगा कि सर मेंढक में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, हमने कहा मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसके आधार पर हम आसानी से नर मेंढक और मादा मेंढक को पहचान सकते हैं? तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके आधार पर नर व मादा को पहचाना जा सकता है। तो मैंने बोला हम बात कर रहे हैं नर मेंढक के लक्षण। तो हमने बोला नर मेंढक में कौन सी लक्षण को देखना है? पहली बात, नर मेंढक जो था उसमें वाक कोष, पहला लक्षण जो था वो था अपने पास, पहला था वोकल सेक, पहला था वाक कोष, जिसको अपन बोलते हैं वोकल शेक उपस्थित। पहला था नर मेंढक का लक्षण कि उसमें वोकल सेक पाए जाते हैं। और ये वोकल सेक क्या काम करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक। मतलब ये वोकल सेक क्या काम करते हैं? हमने बोला तेज ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक। में सहायक पहली चीज तो ये पाई जाती मेल में। मतलब ये था कि बारिश के मौसम में जो बहुत तेज आती है, टर 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 की आवाज आती है, वो तेज टर टर की आवाज कौन निकालता है? वो नर मेंढक निकालता है। कौन निकालता है? नर मेंढक निकालता है। क्यों निकालता है? ये तेज मेंढक तेज आवाज निकाल के मादा मेंढक को अपनी तरफ आकर्षित करता है, प्रजनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो ध्यान रखना, जो जिंदगी में टर टर कर रखी है वो नर मेंढक ने कर रखी है। किस लिए? अपने मैटिंग पार्टनर को, मादा मेंढक को रिप्रोडक्शन के लिए आकर्षित करने के लिए। दूसरा लक्षण क्या है? बड़े ध्यान से देखना। दूसरा हमने बोला कि अग्रपाद की प्रथम अंगुली पर पाया जाता है कोपुलेटरी पैड। तो मैंने बोला कि अग्रपाद की फर्स्ट अंगुली पर, अग्रपाद की फर्स्ट अंगुली पर कोपुलेटरी पैड उपस्थित। ये अग्रपाद की पहली अंगुली पर क्या पाया जाता है बेटा? कोपुलेटरी पैड पाया जाता है। किसमें? नर में। अब ये कोपुलेटरी पैड किसमें सहायता करता है बेटा? ये मैथुनांग है, ये मैथुन में सहायता करता है। हमने बोला किसमें? हमने बोला मैथुन में सहायक। ये मैथुन में सहायक है। किसमें सहायक है? मैथुन में सहायक है। यस, ये दो खास बात है, ये दो खास लक्षण है ये नर मेंढक में। इनको देख के हम बता देंगे कि अगर ये दो चीजें दिखाई दे रही है तो वो नर है, अगर दिखाई नहीं दे रही तो वो मादा मेंढक है। इतनी सी बात एक बार नोट कर लो, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। यस, चले बड़े ध्यान से देखना। यस, अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमने बाहर से तो सारी चीजें के बारे में बात कर ली। हम बात करते हैं अगर मेंढक के शरीर की आंतरिक संरचना को देखना पड़े, तो मेंढक के शरीर की अगर आंतरिक संरचना को देखना पड़े तो अंदर से संरचना कैसे दिखाई दे रही है? मतलब हम बात कर रहे हैं मेंढक के पाचन तंत्र के बारे में। बहुत ध्यान से देखना बेटा। जब लेक्चर शुरू हुआ तो मैंने आपको बताया था, बताओ मेंढक शाकाहारी जंतु की मांसाहारी? जल्दी बोल के बताओ। मेंढक है वो शाकाहारी जंतु है कि मांसाहारी जंतु है? जल्दी से बोल के बताओ, मेंढक शाकाहारी जंतु है कि मांसाहारी जंतु है? शाकाहारी जंतु है। यस, मांसाहारी जंतु है। मांसाहारी, कार्निवोरस। बहुत अच्छा। तो हमने ये बात कही थी पहले ही कि मेंढक मांसाहारी जंतु है। मेंढक कैसा जंतु है? मेंढक जो है वो मांसाहारी जंतु है। वो ऐसा ठीक है। अब याद रखना, जो पाचन तंत्र है, जो आहार नाल है, उस आहार नाल की लंबाई के बारे में बात करते हैं। यस, अगर हमसे कोई कहे कि आप हमें बताओ, हम बात करते हैं आहार नाल की लंबाई के बारे में। आहार नाल की लंबाई के बारे में, पाचन तंत्र की लंबाई के बारे में। बेटा आपको पता है पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से होती है और अंत गुदा पे होता है। तो अगर आहार नाल की लंबाई के बारे में बात करें तो याद रखना, शाकाहारी जंतु जो है उनका आहार नाल जो होता है वो ज्यादा लंबा होता है। किसकी तुलना में? मांसाहारी जंतु की तुलना में। मांसाहारी जंतु।
तो जब भी बोले कि आहार नाल की लंबाई के बारे में बताओ, तो एक बात क्लियर याद रखनी है कि शाकाहारी जंतुओं के आहार नाल की लंबाई ज्यादा होती है किसकी तुलना में? मांसाहारी जंतुओं की तुलना में शाकाहारी जंतुओं के आहार नाल की लंबाई जो होती है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा होती है। बोला सर ठीक है। अब सवाल था गुरुजी एक बात बताओ, अगर हम मेंढक के पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, हमने बोला हाँ, तो ये पाचन तंत्र जो है, ये पाचन तंत्र बना कितनी चीजों से होता है बेटा? अगर हम इनके पाचन तंत्र के बारे में बात करके चले, अगर हम पाचन तंत्र के बारे में बात करके चले, तो पाचन तंत्र में दो चीजें पाई जाती है। पहली चीज होता है आहार नाल। पहली चीज क्या होता है? आहार नाल। और दूसरी चीज, उस आहार नाल में भोजन का पाचन करने के लिए चाहिए पाचन रस, और उन पाचन रसों का इस्तेमाल करती है पाचन ग्रंथियां। वो कौन करती है? पाचन ग्रंथियां। तो जब भी पूछे कि बताओ आहार नाल जो था, पाचन तंत्र जो था, वो पाचन तंत्र कौन कौन सी चीज से मिलकर बना होता है, तो आप बोलोगे सर दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, इन दो चीजों से मिलकर पाचन तंत्र बना है। अब भाई साहब सीट बेल्ट थोड़ी सी लगा लेना, अगले 15 मिनट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे 100% कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि मैं फ्रॉग के पूरे पाचन तंत्र को निचोड़ने वाला हूं। बहुत कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत है ताकि एक एक कॉन्सेप्ट उस डायग्राम में यहीं कहीं लर्न हो जाए। यस, तो जल्दी से इतनी सी बात नोट कर लीजिए और मुझे बता दीजिए हाल द जोश। अगर जोश जबरदस्त है, जिंदाबाद है, सक्सेस की आग लगी पड़ी है, डॉक्टर बनने की दिली तमन्ना है, तो एक बार स्क्रीन पे आग लगा दीजिए बवंडर। एक बार स्क्रीन पे आग लगा लीजिए बवंडर। यस, जल्दी से और कंसंट्रेशन का लेवल बड़ा जबरदस्त बना के रखना। यस, मैं पूरे के पूरे पाचन तंत्र को बेटा डायग्राम में ही समेट के जाऊंगा। वो डायग्राम एक नजर से देखा, जैसे किसी प्रेमिका को देख लेते हो ना, कहते इतनी प्यार से मेरी तरफ ना देखो, तो डायग्राम भी कहेगा कि इतनी प्यार से देखते रहो बस, और देखते रहोगे तो पूरा डायग्राम क्लियर होगा। पूरा पाचन की मैं क्रिया विधि, पाचन तंत्र सब खत्म एक डायग्राम में, बस लंबी चौड़ी कथा की जरूरत ही नहीं है दूर दूर तक, हर एक कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएगा और मैं एनसीईआरटी की लाइन से सारी बातें बता दूंगा। तो रेडी हो? आ जाओ भाई, चेक कर लेते हैं। बच्चे ये मैंने मेंढक का पूरा आपके सामने पाचन तंत्र बनाया है। मैं इस पूरे के पूरे पाचन तंत्र की सबसे पहले आपके सामने लेबलिंग कर देता हूं, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को देखिएगा, सलीके से देखिए। भाई आप देख रहे होंगे ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये है मेंढक की मुख गुहा, जिसको अपन बोलते हैं बक्कल कैविटी। ये मेंढक की मुख गुहा है, और यहां पर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को बोलते हैं फेरिंक्स, दैट इज ग्रसनी। फेरिंक्स दैट इज ग्रसनी, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी फेरिंक्स है, जिसको अपन बोलते हैं ग्रसनी। बहुत ध्यान से, हमने बोला ये आहार नाल का द्वार है जो यहां पे खुला, ये वाला। तो ये जो नलिकाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है मेरे दोस्त, ये जो नलिकाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं ग्रेसिका, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ईसोफेगस। ग्रेसिका, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बाद आप यहां पे देखिए, ईसोफेगस के बाद आप यहां पर देखिए, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये लीजिए, ये जो पीले रंग का भाग आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है बेटा, ये पीले रंग का भाग कुछ और नहीं, यही भाग है आमाशय, और ये पीले रंग वाली इस आमाशय की भित्ति है, दीवार है, ये आमाशय की भित्ति है, दीवार है। तो हमने बोला ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, ये भाग है मेरे पास आमाशय। ये भाग जो अपने को दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, ये अपने पास है आमाशय, ये आमाशय है और ये आमाशय की भित्ति है। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। अपने पास मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त, अपने पास ये जो भाग दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, ये जो यू बन गया, ये जो यू बन गया, ये यू बन गया एग्जैक्टली में, ये यू बना गया। ये यू आकार का जो भाग दिखाई दे रहा है, इस यू आकार के भाग को अपन बोलते हैं ड्यूडेनम। ग्रहणी, ड्यूडेनम, ग्रहणी, ड्यूडेनम, इसी भाग को बोलते हैं ग्रहणी, जिसको अपन बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ये भाग है ग्रहणी। ये वाला जो भाग आपको पीले रंग वाला ये दिखाई दे रहा है, इस पीले रंग वाले भाग को अपन बोल के चलते बेटा, वो बोल के चलते इलियम। इलियम, इसको बोल के चलते अपन इलियम। और आपको बता दूं, ये ग्रहणी और इलियम, ये दोनों ही भाग मिलके कहलाते हैं इंटेस्टाइन, दैट इज आंत्र। ये दोनों ही भाग मिलके कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आंत्र, दैट इज इंटेस्टाइन। ये दोनों ही भाग मिलके कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आंत्र, दैट इज इंटेस्टाइन। बोला सर ठीक है। ये आंत्र जाके इस वाले भाग में खुली, और ये जो नीले रंग वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस नीले रंग वाले भाग को बोलते हैं मलाशय। इस नीले रंग वाले भाग को अपन बोलते हैं मलाशय। और मलाशय के बाद ये सफेद रंग का जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अवस्कर। बेटा इस अवस्कर को ही इंग्लिश में बोलते हैं क्लोका, इस अवस्कर को ही इंग्लिश में बोलते हैं क्लोका। और ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है, इस छिद्र को बोलते हैं अवस्कर छिद्र। इस छिद्र को ही बोलते हैं मेरे बच्चे अवस्कर छिद्र, इस छिद्र को ही बोलते हैं अवस्कर छिद्र। यहाँ पे ये मुख गुहा में जो गुलाबी गुलाबी रंग की दिखाई दे रही है, यह जीभ, और इस जीभ में कितने लोब? 2 लोब। तो हमने बोला ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे पास जो दिखाई दे रही है, ये मेरे पास है द्विपालित जीभ, द्विपालित जीभ, ये मेरे पास है द्विपालित जीभ। बच्चे यहां पे आप बड़े हिसाब से आराम से देख सकते हैं, पूरा का पूरा यहां से लेके मुख से लेके और यहां तक का ये पूरा का पूरा पाचन तंत्र है किसका? मेंढक का। अब बड़े ध्यान से देखना, बड़े इत्मीनान से देखना। यस, मैं पूरी कहानी सुनाता हूं, सलीके से सुनाता हुआ आगे बढ़ता हूं, कंसंट्रेशन का लेवल बहुत अच्छा बना के रखना। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। हमने मान लिया ये अपने पास भोजन है, ये हमने मान लिया ये मेंढक का भोजन है, ये मेरे पास है भोजन, दैट इज फूड। या मैं कह दूं ये है मेरे पास शिकार, ये इसका भोजन है, या मैं कह दूं ये मेरे पास क्या है? ये शिकार है। मेंढक क्या करेगा बेटा? मेंढक के खास बात है, जैसे हमारी जीभ को देखें तो ये जीभ है,
इसका ये आगे वाला भाग फ्री है। मेंढक की जीभ ऐसे होती है, ऐसे अंदर साइड मुड़ी होती है। ये आगे वाला भाग है, ये तो चिपका होता है, पीछे वाला भाग क्या होता है, फ्री। जो ही कोई कीट पतंगा आएगा, मेंढक अपनी जीभ को ऐसे बाहर फेंकता है, वो जीभ के चिपकता है और फिर जीभ को ऐसे फोल्ड कर लेता है। जीभ को ऐसे बाहर फेंकेगा, फिर जीभ को ऐसे फोल्ड कर लेगा, जीभ को ऐसे बाहर फेंकेगा, ऐसे फोल्ड कर लेगा। यस, तो मेंढक क्या काम करता है, मेंढक की जीभ ये थी ऐसे, इसने ऐसे फेंका और इस शिकार को फुट को पकड़ लिया। तो जब भी बोले कि ये द्विपालित जीभ जो है ये क्या काम करती है, तो मैं कह दूं ये जीवपालित जीभ जो है ये भोजन और शिकार को पकड़ने या ग्रहण करने में सहायता करती है। ये क्या काम करती है, मैंने बोला भोजन या शिकार को पकड़ने में, ग्रहण करने में सहायता करती है। तो मैंने बोला ये क्या काम करती है, हमने बोला ये भोजन और शिकार को पकड़ने में सहायक, पकड़ने में सहायक। ये भोजन या शिकार को पकड़ने में सहायता करती है। कौन सी, हमने बोला ये द्विपालित जीव। द्विपालित का मतलब जिसमें दो लोब हो, दो लोब वाली बाइलोबिड जीव, जिसमें दो लोब हो। यस, तो हमने क्या बोला कि हुआ क्या, मेंढक जो था उस मेंढक ने शिकार किया और ये जो शिकार था इस शिकार को उसने जीभ की सहायता से पकड़ा। उसने शिकार को किसकी सहायता से, इस जीभ की सहायता से इस शिकार को पकड़ा। पकड़ने के बाद इस शिकार को निगला। ये शिकार कहां पहुंचा, ये शिकार गया ग्रसनी में, ये शिकार गया ग्रसनी में। ग्रसनी से होता हुआ ये शिकार जो था, ये शिकार कहां पहुंचा, ये ग्रसनी से होता हुआ ये जो शिकार था ये शिकार पहुंचा आमाशय में। कहां पहुंचा, आमाशय में। ये लो, तो जो भोजन था वो आमाशय में पहुंच गया। अब क्या था, बड़े ध्यान से देखना, जीभ से पकड़ा, निगला और ये भोजन पहुंच गया आमाशय में। अब देखो ये मेरे पास आमाशय की भित्ति है। हाँ, इस भित्ति में पाई जाती है खूब सारी ग्रंथियां जिनको बोलते हैं जठरीय ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां बोलते हैं बच्चे, उन ग्रंथियों को बोलते हैं जठरीय ग्रंथियां। तो होता क्या है कि इस भित्ति की ये जो जठरीय ग्रंथियां है, ये जठरीय ग्रंथियां स्रावित करती है जठरीय रस और यहीं पर ही तो पाया जाता है HCl। यहीं पर ही तो पाया जाता है HCl। तो हमने बोला कि आमाशय की भित्ति से स्रावित हुई दो चीजें, पहली चीज HCl प्लस जठर रस। ये HCl और जठर रस जो था इनका श्रावण हुआ कहां से, आमाशय की भित्ति से। इनका श्रावण हुआ कहां से, आमाशय की भित्ति से श्रावण हुआ और आमाशय की भित्ति से श्रावित होके ये कहां गया, ये कहां गया, हमने बोला आमाशय की भित्ति से श्रावित हुआ और ये गया इस भोजन के पास, इस भोजन के ऊपर गया। जो ही इस भोजन के साथ मिला HCl और जठर रस, इन दोनों ने इस भोजन को पचाना शुरू कर दिया। इन दोनों ने इस भोजन को क्या कर दिया बेटा, पचाना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला इस भोजन का हुआ आंशिक पाचन और ये भोजन जो था, ये भोजन हमने बोला ये छोटे छोटे सफेद रंग वाले जो मैंने बना दिए टुकड़ों में टूट गया। ये सफेद रंग वाले टुकड़े जो है इन्हें बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, इन सफेद रंग वाले टुकड़ों को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। तो हमने बोला ये सफेद रंग वाले टुकड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोल दिया काइम। अब पूछेगा ये काइम क्या है, हमने बोला काइम जो है आंशिक पचित भोजन है। काइम क्या है, आंशिक पचित भोजन है। तो इसका मतलब ये काइम क्या था, आंशिक पचित भोजन। ये काइम जो है ये मेरे पास है आंशिक पचित भोजन। तो जब भी बोले काइम क्या है, हमने बोला काइम जो है वो अपने पास है आंशिक पचित भोजन। तो जब भी बोले आमाशय में किसका निर्माण हुआ, काइम का। कैसे हुआ, हमने बोला HCl और जठर रस ने भोजन का पाचन किया और वो बदल गया काइम में। और फिर क्या हुआ, ये काइम यहां से निकला, ये काइम यहां से निकला और निकल के ये काइम पहुंचा, वो कहां पहुंचा, वो पहुंचा इस आंत्र के ड्यूडेनम भाग में। किस भाग में पहुंचा, आंत्र के ड्यूडेनम भाग में। अब इस आंत्र के ड्यूडेनम भाग में आंतरिक रस भी पाया जाता है, पित्त रस भी पाया जाता है और अग्नाशय रस भी पाया जाता है। अब इसकी क्या कहानी है, बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से सुनिएगा। हमने बोला कि यहां पर सबसे पहले पित्त रस का इसरावण कौन करेगा, वो पित्त रस का इसरावण करेगा, वो करेगा लीवर। कौन करेगा, लीवर। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया ये अपने पास जो दिखाई दे रहा है ये अपने पास लीवर है। हमने बोला ये जो अपने पास दिखाई दे रहा है ये अपने पास क्या है, लीवर है। ये अपने पास लीवर है और इस लीवर से क्या स्रावित हुआ, इस लीवर से ही निकलता है पित्तरस। इस लीवर से ही निकलता है पित्तरस। हमने बोला ये लीवर था, इस लीवर से निकलेगा पित्तरस। ये लीजिए हरे रंग वाला जो मेरे पास है ये मेरे पास है लीवर, जिसको अपन बोलते हैं यकृत। ये हरे रंग वाला मेरे पास है लीवर, जिसको बोलते हैं यकृत। ये है मेरे पास लीवर, जिसको अपन बोलते हैं यकृत। इस यकृत में क्या होता है, हमने बोला पित्तरस का संश्लेषण करता है। ये यकृत क्या करता है, हमने बोला पित्तरस का संश्लेषण करता है। पित्तरस का संश्लेषण या मैं कहूं श्रावण करता है। तो जब भी बोले पित्तरस का संश्लेषण श्रावण कौन करता है, आप कहोगे लीवर करता है। कौन करता है, लीवर करता है। लेकिन खास बात कि भैया लीवर ने जो ये पित्तरस बनाया, ये पित्तरस क्या काम करता है बेटा, ये पित्तरस जो है ये वसा के पाचन में सहायता करता है। बड़े ही ध्यान से देखना, ये किसके, हमने बोला कि पित्तरस क्या काम करता है, ये पित्तरस जो था ये क्या काम करता है, हमने बोला वसा के पाचन में सहायक, वसा के पाचन में सहायक। तो जब भी बोले पित्तरस क्या काम करता है, हमने बोला पित्तरस एक ऐसा रस था जिसका निर्माण संश्लेषण कौन करता है, लीवर करता है, यकृत करता है और ये वसा के पाचन में क्या होता है, सहायक। वसा के पाचन में क्या होता है, सहायक। अब हमने क्या बोला, हमने कहा कि पित्तरस का निर्माण जो किया, श्रावण जो किया वो तो लीवर ने किया, लेकिन यहां से निकलकर ये पित्तरस जो था इस लाल रंग की थैली में जाके इकट्ठा हो गया। इस लाल रंग की थैली में जाके इकट्ठा हो गया और इस लाल रंग की थैली को बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं पीताशय। क्या बोलते हैं, पीताशय। तो ये लाल रंग की जो थैली दिखाई दे रही है ये मेरे पास जो है इसको अपन बोलते हैं बेटा पीताशय, इसको अपन बोलते हैं पीताशय। तो पीताशय गॉल ब्लैडर में क्या होता है, तो हमने बोला ये गॉल ब्लैडर पित्त रस का संग्रहण करता है। पित्त रस बना कहां, लीवर में, जाके संग्रहित कहां हुआ, पीताशय में। तो जब भी बोले क्या काम करता है, हमने बोला पित्त रस का संग्रहण करता है। पित्त रस का संग्रहण करना, संग्रहण करता है। तो जब भी बोले पीताशय क्या काम करता है, आप कहोगे पीताशय का काम है पित्त रस का संग्रहण करना। चलो भाई पित्त रस का संग्रहण कौन करेगा, पीताशय। ये लो पीताशय ने पित्त रस का संग्रहण किया। अब कहानी को पलटेगी, आगे थोड़ा सा देखना। हमने बोला यहां पर एक चीज नोट करी, क्या नोट किया, हमने यहां पर देखा कि अपने पास यहां पर एक संरचना है और ये संरचना कुछ और नहीं, इसको अपन बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, ये एक संरचना हमें दिखाई दे रही है, इस संरचना को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इस संरचना को अपन बोलते हैं अग्नाशय। हमने देखा कि पित्त रस लेके जाने वाली ये नली जो है, ये नली आगे जाके किसके साथ जुड़ गई, इस अग्नाशय की नलिका के साथ जुड़ गई। किसके साथ जुड़ गई, इस अग्नाशय की नलिका के साथ जुड़ गई और अग्नाशय की नलिका के साथ जुड़ के इन्होंने ये हरे रंग की एक नलिका बना ली। तो ये हरे रंग की नलिका जो है ये एक ऐसी नलिका है जो क्या काम करती है, ये गुलाबी रंग वाला अपने पास क्या है मेरे बच्चे, हमने बोला ये अपने पास है अग्नाशय, जिसको आप बोलते हो पैंक्रियाज। ये मेरे पास है अग्नाशय, जिसको बोलते हो पैंक्रियाज। तो ये अग्नाशय है, पैंक्रियाज जिसको बोलते हो ये वो पैंक्रियाज है। हमने बोला इधर पैंक्रियाज से आएगा अग्नाशय रस। तो हमने बोला ये किसका श्रावण करता है, हमने बोला अग्नाशय किसका श्रावण करता है, हमने बोला अग्नाशय रस का श्रावण करता है।
का स्रावण करता है। बहुत ध्यान से देखना, अग्नाशय रस का स्रावण करता है। पूछेगा सर अगर ये अग्नाशय रस का स्रावण करता है तो इसमें कोई ना कोई तो एंजाइम होगा। तो यहां पे देखो पित्तरस किसमें सहायता कर रहा था? वसा के पाचन में। इसमें कार्बोहाइड्रेट पाचन के, प्रोटीन पाचन के एंजाइम उपस्थित है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के एंजाइम भी किसमें उपस्थित है? अग्नाशय रस में। प्रोटीन के पाचन के एंजाइम भी किसमें उपस्थित है? अग्नाशय रस में। तो हमने बोला यहां पे लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन पाचन के एंजाइम वो है उपस्थित। याद रखना इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन पाचन के एंजाइम उपस्थित है। किसमें? अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय रस में। तो अब काम की बात को बड़े तरीके से सुनना। लीवर से पित्तरस जो था वो इधर से आएगा। बोला बिल्कुल आएगा। इस गुलाबी रंग का जो अग्नाशय है, इस अग्नाशय से अग्नाशय रस इधर आएगा। आप कहोगे आएगा, तो मैं कह दूं कि ये हरे रंग वाली नलिका, बड़े ध्यान से देखना, ये हरे रंग वाली नलिका, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये हरे रंग वाली नलिका एक ऐसी नलिका थी जो अग्नाशय रस और पित्तरस दोनों को लेके जा रही थी और उन दोनों को कहां पर डाल रही थी? दोनों को लेके जा रही थी और दोनों को कहां पर डाल रही थी? उन दोनों को इस ड्यूडेनम में डाल रही थी। तो मैं ये कह दूं ये हरे रंग की नलिका वो थी जो अग्नाशय रस और पित्तरस दोनों को ड्यूडेनम भाग में, ग्रहणी भाग में डालती है। और इस हरे रंग की डक्ट को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसी को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात। सीधा सवाल पूछेगा, बताओ कॉमन बाइल डक्ट जो थी वो कहां पर खुलती है? आप कहोगे कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ग्रहणी में खुलती है। कौन से भाग में? ग्रहणी भाग में खुलती है। आंत्र के ग्रहणी भाग में खुलती है। पूछेगा बताओ पित्तरस तथा अग्नाशय रस को ग्रहणी में कौन सी नलिका डालती है? बताओ पित्तरस और अग्नाशय रस को ग्रहणी में कौन सी नलिका डालती है? जल्दी सवाल का जवाब दो। जल्दी से सवाल का जवाब दो। यस, जल्दी से सवाल का जवाब दो। यस, जल्दी से सवाल का जवाब दो। यस, कॉमन बाइल डक्ट डालती है। बेहतरीन, कॉमन बाइल डक्ट डालती है। अब सुनना, अब ये आया और इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने इस भोजन का और पाचन किया। इस भोजन का क्या किया? और पाचन हुआ। और पाचन के बाद अब क्या होगा? ये पचित भोजन जो था, इसका और पाचन हुआ। ये लो, ये कहां पहुंचा? ये पहुंचा इलियम वाले भाग में और आगे गया। और इलियम भाग में क्या होगा? इस पचित भोजन का अवशोषण होगा। जितना भी अवशोषण होना है वो इस इलियम वाले भाग में हो जाएगा। इस पचित भोजन का जितना भी अवशोषण होना है वो अवशोषण हो जाएगा। बोला सर ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि भोजन के कुछ भाग का पाचन तो आमाशय में हुआ था, लेकिन जितना पाचन होना था, जितना अवशोषण होना था, वो सारा कहां हो गया? इस आंत्र में हो गया। तो जब भी पूछे कि भोजन का पूर्णतः पाचन कहां होता है, तो आप कहोगे आंत्र में होता है। तो मैंने बोला भोजन का, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। कहां पे? आंत्र में। तो भोजन का पूर्णतः पाचन कहां हुआ? आंत्र में। अब पूछेगा बताओ बचे हुए भाग का अवशोषण कहां हुआ? अवशोषण भी आंत्र में हुआ। तो भैया आप याद करो, हमने पढ़ाया था माइक्रोविलाई के बारे में। तो हमने बोला कि जब हम इस आंत्र को देखते हैं तो इस आंत्र में विलाई तथा माइक्रोविलाई क्या है? यहां पे उपस्थित। जब भी बोले तो याद रखना यहां पर विलाई तथा माइक्रोविलाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? उपस्थित। अब एक बात कान खोल के सुन लो, अगर छोटी आंत्र में माइक्रोविलाई और विलाई उपस्थित है तो माइक्रोविलाई और विलाई क्या काम करेंगे? सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे। हमने बोला सतही क्षेत्रफल जो था उसको ये क्या कर देंगे मेरे बच्चे? बढ़ा देंगे। और जब सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो पचित भोजन का अवशोषण भी क्या होगा? ज्यादा। तो हमने बोला यहां पर क्या हुआ? पचित भोजन का अत्यधिक अवशोषण होता है। तो पूछेगा बताओ पचित भोजन का अत्यधिक अवशोषण कहां पे हुआ? आपका एक ही जवाब होगा, आंत्र में हुआ। अब देखो, भोजन जितना मैक्सिमम पचना था वो पच भी आंत्र में गया, और पचे हुए भोजन का अवशोषण होना था वो भी क्या हो गया? आंत्र में। अब कुछ भोजन ऐसा होगा जो पचा नहीं, वो अभी भी ठोस अवस्था में है। तो जो भोजन पचा नहीं, ठोस अवस्था में है, वो चला गया मलाशय में। कहां चला गया? मलाशय में। तो मलाशय में ये जो लाल रंग का मैंने बना दिया, ये है अपचित और ठोस अपशिष्ट। ये क्या है? हमने बोला ये जो लाल रंग का हमें दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास है ठोस तथा अपचित अपशिष्ट। ये मेरे पास है ठोस तथा अपचित अपशिष्ट है। अब ये ठोस तथा अपचित अपशिष्ट जो है इसको बोलते हैं मल। इसको क्या बोलते हैं? मल। और मलाशय का क्या काम? मलाशय का काम है मल का संग्रहण करना। इसका काम है मल का संग्रहण करना। इसी का काम है मल का संग्रहण करना। तो जब भी कोई पूछे कि बताओ मलाशय का क्या काम है, बोला मल का संग्रहण करना है। और ये मलाशय किस में खुलता है? ये मलाशय खुलता है अवस्कर में। मलाशय किस में खुलता है? यहां से होता हुआ तो ये आया मलाशय में। मलाशय किस में खुलता है? अवस्कर में। और अवस्कर किसके द्वारा? अवस्कर छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर है। तो मैंने बोला ये जो मल था, इस मल को अवस्कर छिद्र के द्वारा क्या निकाल दिया जाता है? बाहर। तो ये अवस्कर छिद्र किस चीज में सहायता करता है? हमने बोला मल को त्याग करवाता है। मल त्याग में सहायक। तो ये वो था जो मल का त्याग करवाने में सहायक है। मतलब ये मल जो था ये अवस्कर में आएगा और अवस्कर छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। यही पूरा का पूरा पाचन तंत्र है मेंढक का।
मेंढक का। तो इस डायग्राम को बड़ी ईमानदारी से देखिएगा, और जब ईमानदारी से डायग्राम को देखेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर ये आंत्र से रिलेटेड बातें जो है वो आपको याद रखनी है, ये भी बेहद जरूरी बात है। यस, अगर इतनी बात पूरी हो गई है तो मैं एक बार जल्दी से इसको रिकॉल कर दूं, एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर दूं, उसके बाद मैं एनसीईआरटी माता की लाइन करा दूं, और उसके बाद रसगुल्लों की अदालत में मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, ताकि मेरे को पता चल जाए क्या कहानी है। अरे जल्दी बताओ, एक बार जल्दी से रिपीट कर दूं क्या? जल्दी बोलो 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 बोलो, जल्दी से रिपीट कर दूं क्या? तो जल्दी से रिपीट कर दूं तो दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलो रे मेरे झंडू रसगुल्ले, दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल ले। मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूं 1 मिनट में, फिर मैं आपसे आगे की कहानी बताता हूं। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। हमने बोला ये मेरे पास मेंढक की जीभ है, ये कोई शिकार आया, मेंढक ने अपनी जीभ की सहायता से शिकार को पकड़ा, पकड़ के उसको निगला। वो शिकार जो थी वो पहुंची आमाशय में। जो ही शिकार आमाशय में गई, आमाशय की भित्ति से स्रावित होता है HCl तथा जठर रस। HCl तथा जठर रस आमाशय की भित्ति से आता है, और जब आमाशय की भित्ति से ये HCl तथा जठरीय रस आया तो इस HCl और जठरीय रस ने क्या काम किया? ये जो भोजन था, इस भोजन का आंशिक पाचन किया, और इस आंशिक पचित भोजन को हम बोल के चलते हैं कायम। इस आंशिक पचित भोजन को बोल के चलते हैं कायम। ये आंशिक पचित भोजन कायम जो था, ये आमाशय से पहुंचा इसकी आंत्र के ग्रहणी भाग में। कौन से भाग में पहुंचा? इस आंत्र के ग्रहणी भाग में पहुंचा। अब इस ग्रहणी भाग में क्या हुआ? इस ग्रहणी भाग में इस लीवर में बनने वाला पितरस आता है। तो पितरस कहां बनता है? लीवर में बनता है। उस पितरस का संग्रहण कहां होता है? पीताशय में होता है। और ये पितरस वसा के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में? वसा के पाचन में। यहां पर ये मेरे पास गुलाबी रंग का ये जो गुलाबो है, ये है अग्नाशय, जिसको आप बोलते हो पैंक्रियाज। इस अग्नाशय में बनता है अग्नाशय रस, और उस अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के पाचन के एंजाइम पाए जाते हैं। तो हमने बोला ये हरे रंग की नलिका, जिसको बोला कॉमन बाइल डक्ट, इसके द्वारा अग्नाशय रस और पितरस दोनों को किसमें डाला गया? ग्रहणी में डाला गया। और ग्रहणी में इस कायम का हुआ पाचन। जब कायम का और आगे पाचन हो गया, पूरा का पूरा पाचन हो गया, तो जब भी पूछे कि बताओ भोजन का पूर्णतः पाचन कहां होता है, तो आप बोलोगे आंत्र में होता है, आंत्र में होता है। तो उसके बाद इस पचित भोजन का किया जाता है अवशोषण। तो पचित भोजन का अवशोषण भी कहां होता है? आंत्र में होता है, क्योंकि आंत्र में ही विलाई तथा माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो कि सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, और इस तरह से पचित भोजन का क्या हो जाता है? अवशोषण। अब ऐसा भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ था, तो वो जो अपचित ठोस अपशिष्ट पदार्थ था, वो आंत्र से निकल के पहुंच गया इस मलाशय में, और मलाशय में पहुंच गया, उसे बोलते हैं मल। तो मलाशय वो जगह थी जहां पर मल का क्या होता है? संग्रहण। मलाशय से निकल के ये पहुंचा अवस्कर में, और फिर अवस्कर के छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यही पूरी की पूरी पाचन की प्रक्रिया है। यस, तो इतनी सी बात को एक बार जल्दी से नोट कर लो बेटा। ये डायग्राम देखोगे, एक बार डायग्राम को नोट करते टाइम सलीके से देखना, ताकि एनसीईआरटी माता की एक एक लाइन दिमाग में छप जाए, दिल में उतर जाए, और मस्त मस्त 2 नैनों में चमक जाए। क्योंकि फ्रॉग से इस साल की नीट में 3 सवाल आए थे, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कॉकरोच वाला पार्ट जो है उसको तो ऐसे भी एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा, उससे सवाल भी नहीं पूछे जा रहे, तो उसका कोई लोड नहीं है। उसको तो आप अपन आराम से 1 शॉट लेक्चर में कर सकते हैं, कॉकरोच को आराम से 1 शॉट लेक्चर में कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉग में मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। इंसेक्ट वाला पार्ट, कॉकरोच वाला तो 1 शॉट में कर लूंगा, कोई लोड नहीं है मेरे को। यस, लेकिन ये वाला में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नोट कर लिया? नोट कर लिया? कर लिया तो भाई साहब एक बार हम एनसीईआरटी माता को भी देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी माता क्या कह रही है? एनसीईआरटी माता कह रही है कि मेंढक का जो पाचन तंत्र है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला आहार नाल, और दूसरा आहार ग्रंथियां, मतलब पाचन ग्रंथियां। इन 2 चीजों से मिलकर बना है। यहां पे लिखा है कि मेंढक ऐसा जंतु है, मांसाहारी जंतु है, और मांसाहारी जंतुओं का आहार नाल जो होता है, वो आहार नाल की लंबाई क्या होती है? कम। इसलिए आहार नाल कैसा है? छोटा है। अब बड़े ध्यान से डायग्राम को खोलो और देखना। मुख जो है वो किस में खुल रहा है? मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा किसमें? ग्रसनी में, और ग्रसनी किसमें चली गई? ग्रसिका में चली गई। अब कहानी सुनना। ग्रसिका एक छोटी नली है, क्या? एक छोटी नली जो आमाशय में खुलती है। किसमें खुलती है? आमाशय में खुलती है। आमाशय आगे चलकर आंत्र में खुलता है। आंत्र किसमें खुलती है? मलाशय में। मलाशय अवस्कर के द्वारा बाहर खुलता है। अवस्कर के द्वारा बाहर खुलता है। ये पूरा का पूरा आहार नाल आ गया। अब डायग्राम में देख लेना, इसी हिसाब से सारी बात है। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। ये कह रहा है मुंह, मुख गुहिका के द्वारा ग्रसनी में खुलता है, जो ग्रसिका तक जाती है। इसके बाद क्या बात आई? अब बड़े ध्यान से देखना। अब सीन पलटा। ये कह रहा है यकृत जो है वो पितरस का स्रावन करती है, और पितरस किसमें? पीताशय में संग्रहित होता है, पीताशय में एकत्रित होता है। अगली सुनना। ये कह रहा है अग्नाशय जो एक पाचन ग्रंथि है, हाँ, वो अग्नाशय रस का स्रावन करती है, बिल्कुल करती है। और अग्नाशय रस में पाचन एंजाइम होते हैं, हाँ, हमने बोला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन उनके पाचन के एंजाइम है, बिल्कुल ठीक बात है। अब बोला मेंढक की जीभ जो होती है वो होती है द्विपालित जीभ, जो कि भोजन और शिकार को पकड़ने में सहायता करती है, बिल्कुल करती है। अब क्या कह रहा है? इसके भोजन का पाचन आमाशय की दीवारों द्वारा, आमाशय की दीवारों से स्रावित हो रहा था HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं HCl। क्या स्रावित हो रहा था बेटा? HCl। और पाचन रस दैट इज जठर रस स्रावित हो रहा था। जब जठर रस ने भोजन का पाचन किया तो वो आंशिक पाचन किया, और वो आंशिक पचित अर्धपचित भोजन जो था उसको अपन ने बोल दिया कायम। उस अर्धपचित भोजन को क्या बोल दिया? कायम। कायम आमाशय से कहां गया? ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी में जाने के बाद कौन मिलेगा? पिताशय से आने वाला पित्त रस मिलेगा, और अग्नाशय से आने वाला अग्नाशय रस मिलेगा। और इन अग्नाशय रस और पित्त रस को ग्रहणी में कौन डालेगी? वो डालेगी मूल पित्त वाहिनी। इसी को तो अपन ने बोला कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, इसे ही तो बोला कॉमन बाइल डक्ट। अब कह रहा है पित्त रस वसा तथा अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करता है। मतलब पित्त रस वसा के पाचन में सहायक मैंने बोला था, और अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन के एंजाइम थे, ये बात मैंने बोली थी। अब कह रहा है पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत्र में होती है। अरे पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत्र में होती है, तभी तो मैंने लिखा कि भोजन का पूर्णतः पाचन कहां होता है? आंत्र में होता है, आंत्र में होता है। और इस पचित भोजन का अवशोषण भी किसके अंदर होता है? आंत्र में होता है, क्योंकि आंत्र में क्या पाए जाते हैं? अंकुर पाए जाते हैं, और इन अंकुर को बोलते हैं बेटा विलाई। ये सूक्ष्म अंकुर को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं माइक्रोविलाई। इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। और इनकी सहायता से पचित भोजन क्या हो जाता है? अवशोषित। इनकी सहायता से पचित भोजन क्या हो जाता है? अवशोषित। और उसके बाद जो अपचित भोजन है, इस अपचित भोजन को ही तो अपन बोलते हैं मेरे बच्चे मल, और इस मल को अवस्कर द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो अब मेरे लाडलो एक बात मुझे बता दो, कि उस डायग्राम को जो मैंने बनाया है बड़ी मेहनत से, इस इतनी लंबी थ्योरी को मैंने उस एक डायग्राम में समेट लिया। अगर उस डायग्राम को अपन सलीके से देखते हैं तो इस थ्योरी की एक एक लाइन दिमाग में छप रही है, दिल में उतर रही है, और मस्त मस्त 2 नैनों में चमक रही है कि नहीं चमक रही? मुझे एक बात ये बता दो, और अगर कहते हो कि सर बिल्कुल एक एक लाइन, एक एक वर्ड उस डायग्राम में समेट लिया है आपने,
तो भाई साहब स्क्रीन पर आग लगाना तो फिर बनता है, फिर बिल्कुल बेवफाई ना होनी चाहिए, फिर बिल्कुल बेवफाई नहीं होनी चाहिए, फिर तो स्क्रीन पे आग लगनी ही चाहिए। हाँ जी, स्क्रीन पे आग लगनी ही चाहिए कि यस सर, नहीं तो मैं कह दूंगा ए बेवफा तेरी बेवफाई में दिल को बेकरार ना करूं, ए बेवफा तेरी बेवफाई में दिल को बेकरार ना करूं, तू अगर कहे तो मैं तेरा इंतजार ही ना करूं। अगर तू बेवफा है, अगर तू बेवफा है तो कुछ इस कदर बेवफाई कर कि तेरे जाने के बाद मैं किसी और का इंतजार ही ना करूं, इंतजार ही ना करूं, इंतजार ही ना करूं। जल्दी बता दो मेरे भाई लोगों, जल्दी से जल्दी से, क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? अगर इतनी कहानी क्लियर है तो ये ताबड़तोड़ आग लग रही है, ये इस बात को दर्शा रही है कि यस सर पूरी की पूरी कहानी क्लियर है, एकदम बवंडर है, एकदम जबरदस्त है, एकदम जिंदाबाद है। ये इसी बात को बता रही है, ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरी की पूरी कहानी लाजवाब कहानी, ये इसी बात को बता रही है कि सर यस सारी की सारी चीजें बवंडर है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलिए भैया, अब चलिए हम रसगुल्लों की अदालत की तरफ बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट को हमने विजुअलाइज करने की कोशिश करी है, मतलब ऐसे हल्के में नहीं लिया। तो आपने क्या सीखा, आपने कितना दमखम दिखाया, हम ये चीज चेक कर लेते हैं। यस, पढ़ाने की तो बहुत सारा सोच के आया था लेकिन हो नहीं पाएगा, कोई बात नहीं। यस, हम इस रसगुल्लों की अदालत में चलते हैं। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स, बवंडर स्टेटमेंट्स रखने वाले हैं, आप बताना कि वो बातें सही है कि गलत है। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। चलो भाई कहानी शुरू करते हैं, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। स्टेटमेंट नंबर 1, रोग मांसाहारी मांसाहारी जंतु है, अतः इसकी आहार नाल अतः इसकी आहार नाल छोटी होती है, अतः इसकी आहार नाल छोटी होती है। बताओ ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? आपका समय शुरू होता है पोल का, वो समय शुरू हुआ मेरे दोस्त, वो हुआ अब। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखते हैं भाई साहब कितने लोग क्या जवाब देते हैं। जल्दी से जवाब दो, पूछता है भारत। यस, जल्दी से देखते हैं बॉयज ऑफ 90% तक का सही जवाब। अरे वाह यार वाह, गजब गजब गजब, एकदम तबाही मचा दी, बाउंडर मचा दिया। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों। इसी बात पे मैं अगला सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं, पूरी ईमानदारी से जवाब देना। हमने बोला कि मेंढक के अग्रपाद की फर्स्ट अंगुली पर कोपुलेटरी पैड पाया जाता है जो नर व मादा दोनों का लक्षण है, दोनों का लक्षण है। बताओ ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से जवाब दीजिए, समय शुरू हुआ अब। जल्दी से जवाब दीजिए, समय शुरू हुआ अब, समय शुरू हुआ अब, समय शुरू हुआ अब। भाई साहब देखते हैं क्या कह रही है भारत की जनता। भाई साहब 84% जनता ने कहा सर ये एकदम गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये अग्रपाद की फर्स्ट अंगुली पर ये कोपुलेटरी पैड ये केवल नर मेंढक में पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता, इसलिए एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। आज का मैं अंतिम सवाल आप लोगों से पूछ लेता हूं, मुझे भी आइडिया लग जाएगा भाई साहब किसमें कितना दम है। बड़े ध्यान से देखना, सवाल को बड़े ध्यान से देखना। मैंने कहा मेंढक के आमाशय में पूर्णतः पचित भोजन को काइम कहा जाता है। भाई ये आज का अंतिम सवाल है, देखते हैं क्या जवाब देते हो, मुझे पता चल जाएगा कितने प्रतिशत जनता ने जान लगा के पढ़ाई करी है, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करी है। जवाब दो भाई साहब, जल्दी से पोल में जवाब दो, पोल में जवाब दो मेरे बच्चे। यस, यस, चलिए बहुत खूब देखिए, ये कह रहा मेंढक के आमाशय में पूर्णतः पचित। बेटा याद रखना, आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है, अर्धपचित भोजन होता है जिसको क्या बोलते हैं, काइम। याद लिखिए पूर्णतः पचित, तो ये बात क्या हो गई? गलत बात, गलत बात, गलत बात। ओ माय गॉड, 76% जनता का एकदम सही जवाब कि सर ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, एकदम गलत है।
तो मेरे दोस्तों यहां पर हमने मेंढक के बारे में बेसिक बातें करी। अब बात करते हैं आज के लेक्चर का होमवर्क। बेटा यहां पे आपको डीपीपी लगानी है, और वो डीपीपी कौन सी लगानी है? जो आपको मिली होगी ना, डीपीपी नंबर 6। जी हां, 6 नंबर की डीपीपी लगानी है, 7 नंबर की डीपीपी नहीं लगानी, क्योंकि कल का लेक्चर जो था उसमें 6 लगानी थी और कल के लेक्चर में टेक्निकल इश्यू की वजह से गड़बड़ घोटाला हो गया था। तो आपको 6 नंबर की डीपीपी लगानी है और एक्सरसाइज नंबर 1 के ये कुछ सवाल आपको लगाने हैं। उम्मीद ये कर रहा हूं कि भाई आज का लेक्चर जो था उसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा डायग्राम का यूज करके चीजों को दिमाग में छापने की कोशिश करी है, ताकि घोच पोच ना हो, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियरली हम देख पाए, दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ पाए। और अगर मैं मेरे कार्य में सफल हो गया तो एक बार स्क्रीन पे आग लगा दो कि सर बिल्कुल आपकी मेहनत रंग लाई, सफल हो गया आपका कार्य। हमारे हर